सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड, कक्षा 7 विषय सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक जीवन फर्स्ट, अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। विभिन्न वर्गों के उन लड़कों व लड़कियों का प्रतिशत जो दर्शाया गया है, उससे पहले हमने औरतों की शिक्षा, सामाजिक जीवन, सामाजिक मुद्दे, अभियान के बारे में पढ़ा और धीरे धीरे प्रचार प्रसार भी हुआ, जिसमें कई औरतें राज सुंदरी, रुकिया, सखावत हुसैन जैसी लड़कियों ने भी घर से बाहर निकल के एक शिक्षा की जोत जलाई थी, जो कि वो आज भी उनके जो स्कूल उनके द्वारा जो खोले गए स्कूल आज भी वो सक्रिय हैं। तो उसके बावजूद भी जो लड़कियों के एजुकेशन या शिक्षा की बात होती है तो वो विरोध करने लगते हैं। तो देखिए, जो बीच विद्यालय छोड़ देते हैं, जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लड़के और लड़कियां इनमें शामिल है। अब इसमें एक तालिका देखिए जो प्रतिशत में होगी, जो कि स्कूल शिक्षा में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट यानी कि स्कूल जो बीच में ही छोड़ देते हैं। ये 2014 और 15 की रिपोर्ट है, जो कि प्रतिशत में स्कूल का स्तर, जो कि इसमें देखते हैं आप, प्राथमिक कक्षा जो कि 1 से 5 तक है, उच्च प्राथमिक जो कि कक्षा 6 से 8 है, और माध्यमिक जो कक्षा 9 से 10 है। इसमें लड़के, सब लड़कियां और उनका योग। और फिर उसके बाद देखें, वापस देखें इसमें कि लड़के अनुसूचित जाति की लड़कियां योग, फिर लड़के अनुसूचित जनजाति की लड़कियां और फिर उसका योग। इसमें देखिए, प्राथमिक में 1 से 5 तक 4.36, उच्च प्राथमिक में 3.49 और माध्यमिक में 17.21। ठीक है। अब सब लड़कियां जो है 3.88, 4.60 और 16.88। योग इस प्रकार अपन देखते हैं इसका कि 4.13, 4.03, 17.06। ठीक है। अब लड़कों में देखें 4.71, 5.00, 19.64। अनुसूचित जाति की लड़कियां 4.20, 6.03, 19.05। ये अनुसूचित जाति की लड़कियां का योग हुआ 4.46, 5.51 और 19.36। ठीक है। ये अनुसूचित जाति की लड़कियां थी, जो कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक की थी। अब एक अनुसूचित जनजाति की लड़कियां और लड़के, ठीक है, 7.02, 8.48, 24.94। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की लड़कियां 6.84, 8.71, 24.40। योग 6.93, 8.59 और 24.68। ये लड़कियां हैं। तो अब आप इसमें ऑल ओवर देखें तो इसमें आप क्या पाओगे कि ये देखा जाएगा इसमें कि सब लड़कियों की जो श्रेणी की तुलना में, सब लड़कियों की श्रेणी की तुलना में क्या है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। स्कूल छोड़ने की जो दर है वो सबसे ज़्यादा है, अर्थात दलित यानी कि एससी। ठीक है। और आदिवासी, इसमें आदिवासी में यानी कि एसटी जो है वो है भील, मीणा, गरासिया आदि की जो पृष्ठभूमि की जो लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना बहुत कम रहती है, बहुत कम रहती है। अब देखिए एक रिपोर्ट कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना बहुत कम रहती है। कौन सी लड़कियां?
मुस्लिम लड़कियां। और कौन सी शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना बहुत बहुत न्यून में रहती है। अब थोड़ा सा प्रोग्रेस किया इन्होंने स्कूल जाने का और ड्रॉप आउट नहीं होने का। देखिए, मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक ही रह पाती है, फिर वो स्कूलें छोड़ दिए, ड्रॉप आउट हो जाती है। जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। अन्य समुदाय की 4 वर्ष का समय बिता पा रही, जबकि मुस्लिम समुदाय की 3 वर्ष तक ही रहती है। अब स्कूल छोड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? देश के अनेक भागों में, विशेष ग्रामीण व गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल है न शिक्षक है। नहीं तो नियमित रूप से पढ़ने के लिए उचित स्कूल हैं और न इस प्रकार के शिक्षक, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में। विद्यालय, उसके बाद देखो, विद्यालय घर के आसपास न हो तो साधनों का अभाव, जैसे बस, वैन नहीं है तो अभिभावक भी ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। विद्यालय घर के आसपास नहीं होते तो साधनों का अभाव, जिसमें बस, वैन वगैरह नहीं होती है, तो अभिभावक क्या करते हैं? विशेषतः लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। और कई बच्चों के साथ उनके शिक्षक और सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाले, सहपाठी का मतलब क्या हुआ? साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये उनके सहपाठी दोस्त वगैरह, वो भेदभाव करते हैं। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। फिर उनके पिताजी ने एक बार देखा तो फिर वो उनके पिताजी स्कूल में आए कि मेरे बच्चे की इस प्रकार की दुर्दशा कैसे हुई और ये आप किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार उसके साथ ये हुआ था। महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। महिला आंदोलन से क्या हुआ कि महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला और स्कूल जाने का अधिकार भी मिल गया। अब देखिए, इस आंदोलन में क्या हुआ कि कानूनी सुधार हुआ। जो कानून के दावपेच थे, जो कानूनी पेच अड़ंगा रहते, वो सही हुआ और हिंसा, स्वास्थ्य और जहां लड़कियों व महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। इन संघर्षों को ही आंदोलन, महिला आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की विशेषताएं यह है कि महिला आंदोलन की विशेषताएं कि वो मेहनत करती हैं, निष्ठा से कार्य करती हैं और चेतना जागृत भी करती हैं, चेतना जागृत का भी, और भेदभाव का मुकाबला भी करती हैं और न्याय भी हासिल करती है। इस प्रकार देखा गया कि कई अभियान भी चलाए गए और इन अभियानों से ही 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा
दी गई। ये कानून कब बना? 2006 में। शारीरिक और मानसिक हिंसा जो भोग रही है उनको कानूनी सुरक्षा दी गई है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय, अब देखिए 1997 में क्या हुआ कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। और उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, अदालत के दरवाजे भी खटखटाए और अखबारों में भी छाने लगे। उनके जो महिला आंदोलन थे वो अखबारों में छाने लगे। फिर वो धीरे धीरे हर जगह समाज का बड़ा एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया, जिसमें देखा गया कि ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और इसमें ये बताया गया कि नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है, अपराधियों का कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो महिला संगठनों ने इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आई। मतलब महिलाओं ने बैनर के द्वारा इस प्रकार बहुत सारे कार्य भी किए। अब देखिए जागरूकता को बढ़ाना। अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ अब जागरूकता को कैसे बढ़ाया जाए कि महिला संगठन बने। महिला संगठनों ने डोर टू डोर जो आंदोलन है उनको आगे बढ़ाया और हर तरह से औरतों ने सहयोग दिया और औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलनों का एक प्रमुख कार्य है कि उनके अधिकारों और संबंधों को में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। और इन्होंने क्या किया कि गीतों के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक का अर्थ होता है कि गली या गली के कॉर्नर पर गली के कॉर्नर पर है ना, गली के कॉर्नर पर वो रुक कर कुछ महिलाएं कुछ पुरुष भी ये नुक्कड़ नाटक करने लगे और इन नुक्कड़ नाटकों के साथ साथ वो संदेश भी देने लगे, यानी कि हास्य पर लोगों को हंसाया भी जाता था और फिर कुछ सीरियसली जो विशेष बातें वो भी बताई जाती थी। वह जनसभाओं लोगों की सभाओं के माध्यम से सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक मुख्य जो आदमी है या मुख्य जो औरतें हैं वो उन सभाओं को संबोधित करती है और उन जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाते हैं। और फिर देखिए विरोध करना।
अब विरोध करने में यह है कि जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है तो जैसे किसी कानून या नीति के द्वारा जो महिला आंदोलनों ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ भी उठाती है, यानी कि महिलाओं के हितों का जो उल्लंघन हो रहा है, उन्मूलन हो रहा है, उनको समाप्त किया जा रहा है, तो किसी कानून या नीति या न्याय के द्वारा और महिला आंदोलन के द्वारा ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती हैं, जिससे कि उनको न्याय मिल सके। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियाँ, प्रदर्शन आदि असरकारक तरीके, यानी कि रैलियाँ निकाली जाती थी, प्रदर्शन किए जाते थे और इस प्रकार के असरकारक तरीके अपनाए जाते और विरोधाभास किया जाता था। अब देखिए बंधुत्व व्यक्त करना। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा, ठीक है, भाईचारा व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते और न्याय व अन्य मुद्दों के साथ छोटे मोटे जितने भी मुद्दे होते हैं वो औरतों के साथ। और सबसे बड़ी बात है कई पुरुष भी ऐसे होते हैं जो औरतों के कंधे से कंधे मिलाकर चलते और महिला आंदोलनों को आगे बढ़ाते हैं और उनका हिस्सा भी बन जाते हैं। अब देखिए कि आगे 8 मार्च एक बहुत बड़ी डेट है। 8 मार्च दिन क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को, ठीक है। इस दिन क्या होता है कि इस दिवस पर दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। दुनिया भर की औरतें जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वहाँ पे औरतें वहाँ जाती हैं, जश्न मनाती हैं और कई ऐसे मुद्दे भी उठाती हैं जिससे कि उनका सॉल्यूशन हो सके, कार्य हो सके और उन महिलाओं को एक शिक्षा मिल सके। अब देखिए बच्चों, वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, एक ने 2 बार देखना है और आपको अच्छी तरह से सुन करके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और फिर कॉपी में। और जो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को समझना है और वीडियो को सुनते हुए लिखना है। ये नहीं कि मैं की भेजूँ और की भेज दूँ तो आप फटाफट वो लिख लो, नहीं। हम सभी को पता चल जाता है कि आपने किस प्रकार ये चीज़ कहाँ से लिखी है। आपको वीडियो सुनना है, वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, कहीं और से नहीं लिखे गए, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से सुनना है और ये जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से आपको देने हैं। डेट लगानी है, कॉपी में अपना नाम और क्लास लिखनी है, पेज नंबर लगाने हैं और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद लाइन खींचनी है। और राइटिंग आपको अच्छी लिखनी है। काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, आप जो राइटिंग सही नहीं लिख रहा है वो अच्छी लिखने की कोशिश करें। कुछ बुक्स में से सुलेख लिखें, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखें, धीरे लिखें, समझ कर लिखें, तो आप सही लिख पाओगे। फ़ोन में गेम डाउनलोड नहीं करें और ज़्यादातर गेम नहीं खेलें। वीडियो को सुनें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। थैंक यू।